इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपरवान अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइन एंड द लोटस रेक्लिक्स ऑफ द अवेगडन वन का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेशों और उनकी विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास था। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध के संदेश शांति, करुणा और मानवता के मार्ग को मजबूत करते हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, हम आस्था और अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। भारत सिर्फ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का संकल्प नहीं, संरक्षण नहीं, बल्कि उनकी पारंपरिक का भी जीवंत वाहक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर किस तरीके से बुद्ध अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसके बाद आपको बता दें कि राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं, हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद हमने 11 से अधिक पगोड़ाओं का संरक्षण किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारत में भी बौद्ध परंपरा से जुड़े स्थानों और अवशेषों की खोज और उनके संरक्षण का काम निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जन्मस्थान गुजरात का वडनगर बौद्ध परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां बौद्ध परंपरा से जुड़े हजारों अवशेष मिले थे। आज हमारी सरकार इनके संरक्षण पर भी बल दे रही है और आज की पीढ़ी को इनसे जोड़ भी रही है। भगवान बुद्ध के पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं, जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को, अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी,
जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है। दिल्ली विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के और मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों का अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सच्चे राजनेता थे और जिन्होंने हमारे देश को और हमेशा देश को सत्ता से ऊपर रखा है। अटल जी को सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। जब पाकिस्तान में एक महिला पत्रकार ने कहा कि अगर वह कश्मीर को तोहफे के तौर पर देंगे तो वह उनसे शादी करने को तैयार हो गए, तो अटल जी ने जवाब दिया कि वह भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें दहेज में पूरा पाकिस्तान देना होगा। और यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि दोनों ही ट्रू स्टेट्समैन थे, सच्चे राजनेता थे दोनों। ऐसे नेता जो सत्ता से ऊपर राष्ट्र को रखते थे और तात्कालिक लाभ से ऊपर दीर्घकालिक हित को बराबर उन्होंने रखा। जहां तक अटल जी का प्रश्न है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कैसा विनोदी स्वभाव था। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, उसे सचमुच मैंने अपने जीवन में भी स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा ही कोई व्यक्ति बोल सकता है। छोटे मन के व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूं, छोटे मन का व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा करे, चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने लोगों को भोजन करा ले, जितना भी जन कल्याणकारी कार्य कर ले, उसे जीवन में परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमानंद की भी प्राप्ति छोटे मन के व्यक्ति को नहीं हो सकती। उनका जैसा विनोदी स्वभाव था और हमारे अटल जी इस प्रकार के प्रत्युत्पन्न मति के थे, हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा, शायद आप में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पाकिस्तान में वो गए थे। पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के बाद एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह कहा कि अटल जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुंह दिखाई में आपको हमें कश्मीर देना होगा। अटल जी थोड़ी देर के लिए ठिठके, रुके, फिर उन्होंने कहा, हां, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में आपको पूरा पाकिस्तान देना होगा। अब आप ये कल्पना कर लीजिए कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उनका कहना है कि जब तक वहां नई सरकार नहीं बनती, तब तक ऐसे अत्याचार बंद नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। तो आपको बता दें किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार को लेकर यहां भाजपा नेता दिलीप घोष ने चिंता जताई और उनका बयान सामने आया, जो कि आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो एंटी सोशल है, इसी मौके में जो चाहे कर रहा है, दूसरे का जमीन हड़पने के लिए सब अत्याचार हो रहा है और संख्यालघु के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। जब तक वहाँ नया सरकार नहीं बन पाएगा, मुझे लगता नहीं कि थमेगा, क्योंकि सरकार का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, उन्होंने पहले बोला था कि SIR करके दिखाओ, इलेक्शन के बाद जहाँ ठीक ठाक यहाँ SIR हो रहा है बंगाल में, लोग जनता यहाँ की सहयोग कर रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास नाम यहाँ से नाम वैनिश होना है और इनकी जो उससे ज्यादा नाम माइनस हो जाएगा, यही डर है उनका, क्योंकि छप्पा वोट से लोग जीतता है। अहमदाबाद के एक सीनियर सिटीजन प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार बने हैं। आरोपियों ने खुद को ED और RBI के अधिकारी बताकर उन्हें लूटा है। स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की योजना बनाई गई और रकम 4 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। मुख्य अकाउंट हैंडलर थे जनक, अनिकेत, हितेंद्र और नयन, जो हर ट्रांसफर पर 25,000 रुपए लेते थे। चीन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी गैंग को भिजवा दिया करते थे। सिम बॉक्स, व्हाट्सएप और VPN नंबर का इस्तेमाल किया गया।
हितेंद्र सोलंकी से पूछताछ में बताया गया है कि वह बैटिंग से 6 लाख रुपए हार चुका था। अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस जड़ तक पहुंचने के लिए यहां पर कार्रवाई कर रही है। अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन 83 इयर्स के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनके साथ 20 से ज़्यादा दिन तक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया गया था। जिसमें इनिशियली उनको एक कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें किसी ने अपने आप को ट्राई का एक अधिकारी बता के उसको बताया गया था कि आपका जो फ़ोन नंबर है उनसे कोई एक सेलिब्रिटी को पोर्नोग्राफिक वीडियो सेंड किया गया है, जिसके अगेंस्ट में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। तो उनके लिए उनका इंट्रोगेशन करने के बहाने से उनको बाद में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल किया गया था, जिसमें अलग अलग लोग पुलिस बन के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन के एक सेटअप तैयार किया गया था और उनको बताया गया था कि अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल नंबर उनके आधार के ऊपर कुछ अकाउंट भी इश्यू हुए हैं जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। ऐसे अलग अलग बहाने बना के उसके बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, जैसे फेक एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में एक अरेस्ट वारंट भेजा गया था, ईडी का भी वारंट भेजा गया था, आरबीआई का फेक लेटर भेजा गया था। ऐसे अलग अलग करके उनको डराने के बहाने उसको लास्ट में ये बोला गया था कि आरबीआई के सर्वर में हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोसीड है वो इलीगल नहीं है। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मथुरा जा रहे परिवार की कार में आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिसमें बच्चे और दंपत्ति शामिल थे बुरी तरीके से झुलस गए। सूचना मिलने पर इलाके की पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में परिवार ने उन्हें अपने साथ नोएडा ले जाने की व्यवस्था भी की है। यह दर्दनाक हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पे पुल के ऊपर हुआ है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सुरेश गांव में ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे एक युवक झुलस गया। आग की चपेट में आने से युवक के कपड़े जलने लगे। मौके पर आपको बता दें, मौजूद लोगों ने तुरंत उसे आग से बचाकर उसके उपचार के लिए अस्पताल उसे पहुंचाया। चिकित्सालय में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना में ठंड के मौसम में अलाव के इस्तेमाल के खतरे की याद दिला दी है। राकेश कुमार, सीएससी शाहगंज जौनपुर। सुरेश का एक व्यक्ति, ग्राम सुरेश का शाहगंज का एक व्यक्ति जो है जली हुई अवस्था में आया हुआ है। उसका प्रारंभिक ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, सीएससी शाहगंज जौनपुर। ये सुरेश का एक व्यक्ति, ग्राम सुरेश का शाहगंज का एक व्यक्ति जो है जली हुई। अड़ीगल के आपको बता दें, बादल बाबू की पाकिस्तान जेल में धर्म परिवर्तन का मुस्लिम बनने की खबर सामने आई है। जेल में रहने के दौरान वह नमाज पढ़ता था। रिहाई के बाद भी बादल बाबू भारत लौटने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान में जेल में रिहा होने के बावजूद 5,000 जुर्माना न जमा करने के कारण वह डिटेंशन सेंटर में बाद था। 1 जनवरी को उसके पाकिस्तान वकील फियाज रामे ने जेल में मुलाकात के बाद बताया कि कानून बादल बाबू पाकिस्तान में नहीं रह सकता और भारत लौटने पर उसे पढ़ना पड़ेगा। बादल बाबू पाकिस्तान पहुंचा था और फेसबुकिया सना रानी के प्रेम में था। जेल में 1 साल की कैद और जुर्माने के बावजूद सना रानी ने कभी उससे मुलाकात नहीं की। धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने का यह मामला फिलहाल सामने निकल के आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचारों पर कड़ा बयान अपना दिया। नकवी ने कहा कि वह जिहादी तत्वों का उत्पादन मानना और किसी भी धर्म के लिए एक गंभीर खतरा उसे बताया। उनका कहना था कि ऐसे अपराध और अराजक तत्वों को रोकने और जिहाद गतिविधियों का जड़ से सफाया करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि समाज और मानवता सुरक्षित रह सके। नकवी ने बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार हनन को वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर दौरे के दौरान जो बयान सामने आया, आपको सुनाते हैं। चुनौती के पूर्ण दुनिया के तमाम लोग देशों के सामने हैं और बांग्लादेश में जिस तरह से जुल्म जुर्म के जल्लादी जिहादी जानवरों का जंगल बनता जा रहा है, तो जुल्म और जुर्म के जिहादी जंगली जानवरों का जो जंगल बन रहा है,
जालिम जानवरों का जो जंगल बन रहा है उसका जमींदोज होना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मजहब के लिए और मानवता के लिए जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अराजकता, अपराध, जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहां पर इस तरह के जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों ने वहां की व्यवस्था को अपना बंधक बना लिया है, उसको जो है वो हाईजैक कर लिया है। और ये न बांग्लादेश के हित में है और न दुनिया के किसी भी मानवता के हित में है। कानपुर में नजीराबाद थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं ने सक्रिय 5 शातिर चोरों के गिरोह को यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए सभी आरोपी उन्नाव जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने कानपुर के हरबंश मोहल्ला क्षेत्र में एक बाइक चोरी की थी। सभी आरोपी नए साल की पार्टी की तैयारी कर रहे थे और उनका मुख्य उद्देश्य बाइक और स्कूटी चोरी करना था। पुलिस के अनुसार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवरण मांगाया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी उन्नाव और कानपुर के मजदूर थे और दोनों जिले में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इंस्पेक्टर नजीराबाद और उनकी टीम को सूचना थी कि गैंग के जो व्हीकल थेफ्टर हैं वो लोग व्हीकल बेचने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने जब उस पर रेड करी तो 2 व्हीकल बरामद हुई और ये 5 लोग हैं। ये उन्नाव के रहने वाले हैं, लड़के जो क्रिमिनल हैं। डिटेल हम इनका पता कर रहे हैं। एक व्हीकल का मुकदमा हरबंस मोहाल में लिखा गया है जो परसों इन्होंने उठाया था। बाकी और हमारी टीम लगी हुई है तलाश में। इसके पहले इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपराध किया उसका डिटेल हम ले रहे हैं। नेता रामगोपाल यादव ने इंदौर और लखनऊ की घटनाओं पर बयान दिया है। इंदौर में नगर महापालिका से जुड़े मामलों में उन्होंने कहा कि मेयर और नगर विकास मंत्री के खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह देश के सबसे स्वच्छ नगर में हुई घटना है। लखनऊ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने को भेड़ों ने खा लिया और उनकी मौत हो गई है। इस पर भी रामगोपाल यादव ने अपनी चिंता व्यक्त की है। अजय चौटाला ने बयान पर जिसमें युवाओं को सरकार के खिलाफ उकसाने की बात कही गई थी, रामगोपाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इंदौर में जो घटना हुई है बहुत दुखद है और इंदौर की नगर महापालिका के जो मेयर हैं उन जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि देश का सबसे स्वच्छ नगर होने का बार बार प्रमाण पाने वाले नगर में ये घटना हो रही है तो मेयर और नगर विकास मंत्री मध्य प्रदेश के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महोबा जिला उप कारागार के अंदर 2 बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने निकल के आया। बताया जा रहा है कि ठंड में नहाने के दौरान पानी डालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। नहाने की लाइन में खड़े हत्या के आरोपी कैदी हरिओम ने गैंगस्टर के आरोपी कमलेश पर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में गैंगस्टर कमलेश घायल हो गया है, जिसे पुलिस अभिरक्षक में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल चल रहा है। जेल प्रशासन ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी के घिरोरा थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने व्यापारी से हुए लूट और सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर लुटेरों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस के अधीक्षक मैनपुरी के निर्देश पर हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशों पर जिलाधिकारी कुरवाली ने यहां पर पर्यवेक्षक में की गई है। पुलिस ने 17 दिसंबर 2025 को हुई लूट के मामले में सर्वेलांस और साइबर टीम की मदद से अंकित कुशवाहा और वसीम खान उर्फ बब्बू का यहां पर कोसमा रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, नगद और एक तमंचा भी गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर तमाम और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।